नमस्कार। हिंदी साहित्य विषयक व्याख्यान माला के अंतर्गत आपका स्वागत है। हम हिंदी साहित्य के विभिन्न पक्षों पर, विभिन्न आयामों पर, प्रवृत्तियों पर, अभिव्यक्ति कौशल पर, रचनाकारों पर चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे लोक साहित्य और लोक संस्कृति के अंतर संबंध पर। हम जानते हैं कि एक अभिजात्य साहित्य होता है जिसे क्लासिक लिटरेचर भी कहते हैं, और एक लोक साहित्य होता है जिसे फोक लिटरेचर कहते हैं। लोक में भी बहुत से चिंतक, विचारक, शब्दशिल्पी, रचनाकार विद्यमान होते हैं। भले ही वो बहुत उच्च उपाधियों से विभूषित न हो, लेकिन जीवन के अनुभव से वो विभूषित होते हैं। ऐसे रचनाकार लगभग हर राज्य में, हर भाषा में मिलते ही हैं। लोक साहित्य की एक सशक्त सुदीर्घ परंपरा भारत में यहाँ की प्रत्येक भाषा के साथ उपलब्ध होती है, और लोक साहित्य लोक संस्कृति का उद्घाटक भी होता है। लोक में जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं, जो सांस्कृतिक रीति रिवाज हैं, मान्यताएं हैं, आस्था विश्वास हैं, वो सब जो खान पान के साथ, वेशभूषाओं के साथ, आभूषणों के साथ भी संबद्ध दिखाई देते हैं, उन सब की अभिव्यक्ति लोक साहित्य में होती है। लोक आस्था और सामाजिक विश्वास, अंधविश्वास, इन सब का भी उद्घाटन लोक साहित्य का सर्जक करता चलता है। इसलिए लोक साहित्य में और लोक संस्कृति में एक संबंध तो होता ही है। मानव समाज का एक ऐसा वर्ग जो शास्त्रीयता से, जो पांडित्य से, आभिजात्य संस्कारों से शून्य होता है, विहीन होता है, जो परिष्कृत लोगों के प्रभाव से नितांत परे या दूर होता है, जिसका व्यावहारिक ज्ञान पोथी पुस्तक आधारित नहीं होता, जो सरल, जो सहज, जो स्वाभाविक, अकृत्रिम होता है, और जो पारंपरिक विश्वास के प्रवाह में जीवित होता है, वही लोक कहलाता है। इसलिए लोक जो है वो निष्पाप, निर्दोष और किसी सीमा तक सार्थक और सात्विक भी होता है। यह लोक ही समस्त चराचर जगत में व्याप्त होता है। लोक का सामान्य अर्थ है देखना, लोक का व्युत्पत्तिपरक अर्थ है देखने वाला। इसलिए लोक में वह सब जड़ और चेतन समाहित रहता है। पशु, पक्षी, जीव, जंतु, मनुष्य, चर अचर सब शामिल रहता है। इसलिए देखने वाला समस्त जन समुदाय, जब हम किसी एक व्यक्ति और किसी एक समुदाय की बात करें या समग्रता के साथ जन समुदाय की बात करें, तो उस सब को लोक कहा जाता है। यह भी कहा गया लोक्यते इति लोकः। एक तरफ लोक शब्द को समाज या विश्व के रूप में भी ग्रहण किया जाता है, तो दूसरी तरफ जन सामान्य या जन साधारण के रूप में भी उसे ग्रहण किया जाता है, स्वीकार किया जाता है।
एक तरफ लोक को जनपद और ग्रामीण अर्थ में भी लिया जाता है, जबकि नगरों, शहरों, पर्वतों और टापुओं में बसा वह मानव समुदाय जो पारंपरिक और प्राचीन विश्वासों, आस्थाओं में जीता है, उन्हीं रीति रिवाजों को स्वीकार करता है, मानता है, उनका आदर करता है, जो पूर्णतः आधुनिक सभ्यता से, कृत्रिमता से दूर है, दिखावटी आचरण और व्यवहार से नितांत परे है, अशिक्षित हो सकता है, अल्प सभ्य हो सकता है, उस सब को हम लोक के अंतर्गत स्वीकार करते हैं और देखते भी हैं। वास्तव में अंग्रेजी के फोक शब्द के समतुल्य रूप में ही लोक शब्द का प्रयोग हिंदी में किया जाता है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में डॉक्टर बर्कर ने फोक शब्द की व्याख्या स्पष्ट करते हुए यह लिखा भी है कि एक आदिम जाति में वे सभी व्यक्ति लोक होते हैं, यानी फोक होते हैं, जिनसे वह समुदाय बनता है, और व्यापक अर्थ में यह शब्द सभ्य राष्ट्र की समस्त जनसंख्या के लिए प्रयुक्त हो सकता है। तो सभ्यता लोक की निशानी है। लोक का अर्थ असभ्य होना नहीं है, भले ही वो परंपरा, उन पारंपरिक मूल्य, उन रीति रिवाजों का मान सम्मान करता हो, उनके प्रति समादृत भाव रखता हो, किंतु सभ्य होना यह उसकी निशानी है। फिर भी पाश्चात्य प्रकार की सभ्यता की दृष्टि से इस शब्द का साधारण प्रयोग फोकलोर और फोक म्यूजिक जैसे समस्त पदों में संकुचित अर्थ में केवल उन्हीं के लिए किया जाता है जो नागरिक संस्कृति की धाराओं और विधिवत शिक्षा से बाहर होते हैं। यानी ऐसे समाज के ऐसे लोग, ऐसे नागरिक जो नागरिक संस्कृति की धाराओं से विधिवत उसकी मान्यताओं, उसके आचरण व्यवहार से, उसकी शिक्षा से दूर होते हैं, जो निरक्षर या अल्प साक्षर होते हैं, जो ग्रामीण जनपदों में रहते हैं, उन्हीं को लोक के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है, जबकि वस्तुस्थिति यह नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ चिंतामणि भाग 1 में लिखा भी है कि सच्चा कवि वही है जिसे लोक हृदय की पहचान हो, जो अनेक विशेषताओं और विचित्रताओं के बीच मनुष्य जाति के सामान्य हृदय को देख सके। इसी लोक हृदय में लीन होने की दशा का नाम रस दशा है। आचार्य शुक्ल ने चिंतामणि जो संग्रह निबंधों का समीक्षात्मक आलोचनात्मक चिंतन श्रृंखला का 3 खंडों में हमें उपलब्ध कराया, उस चिंतामणि में उन्होंने इस तरह के पारिभाषिक या अवधारणात्मक शब्दों की विधिवत व्याख्या भी की है। चिंतामणि भाग 2 में शुक्ल जी फिर लिखते हैं कि मनुष्य लोकबद्ध प्राणी है। लोक के भीतर ही कविता क्या किसी भी कला का प्रयोजन और विकास होता है। इसका मतलब है कि समस्त कलाएं, जिसमें कविता भी एक कला है, काव्य को पाश्चात्य शास्त्र में, काव्य शास्त्र में, समालोचना में कला ही कहा गया, इसलिए वहाँ कला के लिए, कला जीवन के लिए, इस तरह के विचार से यह स्पष्ट किया गया कि जैसे चित्रकला, मूर्तिकला,
नृत्य कला, गायन कला, शिल्प कला, स्थापत्य कला आदि होती हैं, ऐसे ही कविता भी एक कला है। और किसी भी कला का प्रयोजन और विकास लोक के भीतर ही होता है। उसी तरह कविता का भी विकास लोक के अंतर्गत होता है। लोक साहित्य, जिसे हम शिष्ट साहित्य से, जिसे हम आभिजात्य साहित्य से भिन्न मानते हैं, वही शिष्ट साहित्य की आधारशिला भी बनता है। ऐसा माना भी जाता है कि लोक साहित्य के परिष्कार से ही शिष्ट साहित्य का निर्माण होता है। एक तरह से लोक साहित्य शिष्ट साहित्य की वह आधारशिला निर्मित करता है जो धीरे धीरे परिष्कृत होते हुए, परिवर्धित संवर्धित होते हुए आभिजात्य कहलाने के मंच पर पहुंचता है। हालांकि ऐसा मानने वाली विकासवादी दृष्टि से भिन्न एक अन्य दृष्टि भी है, जिसकी मान्यता है, जिसकी धारणा है कि वेद ही विश्व का श्रेष्ठ या आदर्श साहित्य है। वह अपौरुषेय है। साहित्य के समग्र विकास एवं विविध आयामों का मूल भी वही है। जन सामान्य इस विशिष्ट साहित्य का जब अनुसरण, अनुगमन नहीं कर पाते तो उसने निम्न श्रेणी के साहित्य के सृजन का आरंभ कर दिया। एक प्रकार से यह कहना चाहते हैं कि लोक में रहने वाला जो स्वाभाविक जीवन शैली को जीता है, वह व्यक्ति, वह जन सामान्य, जो विशिष्ट साहित्य, आभिजात्य साहित्य से दूर होता है, उसका अनुसरण, अनुगमन नहीं कर पाता है, तो उसे उसकी तुलना में उस साहित्य की तरफ जाना होता है, जाना पड़ता है, जिसे हम उससे तुलना में कुछ कम मानते हैं, निम्न मानते हैं। इस तरह निश्चित रूप से साहित्य सृजन के ये दो पक्ष हमारे सामने उद्घाटित होते हैं। भारत एक बहुभाषा भाषी राष्ट्र है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को इस देश की भाषाओं का दर्जा दिया गया है, किंतु इन संविधान स्वीकृत 22 भाषाओं के अतिरिक्त भी यहाँ सैकड़ों उपभाषाएं, बोलियां, उपबोलियां यह भी उपस्थित हैं। 1618 बोलियों, उपबोलियों की भाषिक गणना जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा की भी गई है। कहा भी जाता है कि भारत में तो हर 2.5 कोस पर बोली का स्वरूप बदल जाता है। हर बोली का अपना अपना कुछ न कुछ मौलिक लिखित साहित्य उपलब्ध होता ही है। कुछ श्रव्य होता है, कुछ केवल कथ्य होता है, कुछ लिखित होता है। इसलिए स्थानीय सम असम भूमि और उसकी मटमैली सौंधी गंध में उससे आप्लावित, धूल धूसरित इस लोक साहित्य का भारत में विशिष्ट महत्व और सुदीर्घ इतिहास यह भी विद्यमान है। भारत भूमि हम जानते हैं कि अनेक भाषाओं से समृद्ध भूमि है। हर भाषा की अपनी एक सांस्कृतिक विरासत और पहचान भी है। इसलिए भाषा संस्कृति की वाहिका कहलाती है और कोई भी बोली, भाषा, उपभाषा, उपबोली वह अपनी एक सांस्कृतिक विरासत को
उसकी एक परंपरा को आत्मसात किए रहती है। अनेक विदेशी विद्वानों ने इस भारतीय लोक साहित्य का विधिवत संकलन भी किया है, संपादन भी किया है, अपेक्षा अनुसार लिप्यंतरण भी किया गया है। ईसाई मिशनरियों ने, अंग्रेज सिविलियंस ने भारतीय लोक साहित्य पर रचनात्मक शोध कार्य भी किए हैं। सर विलियम जोन्स, जिन्होंने कलकत्ते में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जैसे शोध संस्थान की स्थापना की थी। कर्नल जेम्स टाड, एनल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान ग्रंथ के प्रणेता जे एबट, पंजाबी लोक गीतों तथा लोक कथाओं पर प्रचुर मात्रा में साहित्य लिखने वाले रेवरेंड एस हिप्स, मध्य प्रदेश की जंगली जातियों संबंधी साहित्यिक तत्वों के शोधार्थी के रूप में पहचान बनाने वाले मिस फ्रेयर, दक्षिण भारत की लोक कथाओं को डिस्क्रिप्टिव एक्नोलॉजी ऑफ बंगाल के रूप में प्रस्तुत करने वाले सर जॉर्ज ग्रियर्सन, भाषा सर्वेक्षण के साथ साथ सम बिहारी फोक सॉन्ग्स तथा भोजपुरी फोक सॉन्ग्स जैसे ग्रंथों के निर्माण करने वाले, और इसी तरह विलियम क्रूक, पॉपुलर रिलीजन एंड फोकलोर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया के लेखक, इन सब का इस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान रहा है। वास्तव में विदेशों से आए, हम पर काबिज, हम पर शासन करने वाले बहुत से अंग्रेज़ों ने और इन विदेशी विद्वानों ने समय समय पर हमारी भाषाओं के माध्यम से उपलब्ध लोक संस्कृति का, लोक साहित्य का, लोक गीतों का, लोक नृत्यों का, इन सब का, और यही नहीं, लोक परंपराएं, लोक में चर्चित लोकप्रिय पर्व, उत्सव, इन सब का भी बहुत बारीकी से अध्ययन किया, उनके विषय में बहुत सी जानकारियां एकत्रित की, उन्हें शब्दबद्ध भी किया। एक प्रकार से यह उन विदेशी विद्वानों की हमारी संस्कृति के प्रति, हमारे लोक के प्रति जो समर्पण भावना है और उसके अध्ययन की अभिरुचि को उद्घाटित करने वाली जो संकल्प शक्ति है, उसका भी परिचय हमें मिलता है। लोक साहित्य विषयक कार्य करने वाले भारतीय विद्वानों में बिहार के शरतचंद्र राय, उत्तर प्रदेश के श्री राम नरेश त्रिपाठी, देवेंद्र सत्यार्थी, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर बनारसी दास चतुर्वेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय, पंडित ब्रजमोहन व्यास और डॉक्टर सत्येंद्र आदि बहुत से नाम लिए जा सकते हैं। एक लंबी सूची हमें इस परंपरा में विद्वानों की, भाषाविदों की, साहित्य मर्मज्ञों की मिलती है। हम राहुल सांकृत्यायन का नाम इस परंपरा में देख सकते हैं, जिन्होंने भ्रमण किए देश के अंतर्गत अनेक राज्यों में, पर्वतीय क्षेत्रों में, तमाम आदिवासी क्षेत्रों में, उपेक्षित उन क्षेत्रों में गमन किया, जाना हुआ, वहाँ के निवासियों से मिलकर उनकी संस्कृति का अध्ययन किया, जानकारियाँ हासिल की और उन्हें फिर पुस्तकों में सुसज्जित किया, निबद्ध किया। इस तरह भारत के अनेक राज्यों में उपलब्ध वहाँ की भाषाओं के लोक साहित्य को संपादित और संकलित करते हुए, उसे उद्घाटित करते हुए, उसको प्रकाश में लाते हुए
सैकड़ों विद्वान उपस्थित होते हैं। उनके योगदान को, उनके अवदान को हम नतमस्तक होकर स्वीकार करते हैं। उन्होंने एक प्रकार से इस सांस्कृतिक विरासत को, इस लोक साहित्य के माध्यम से न केवल जीवंत रखा, बचाने का काम किया, अपितु इसे पूरे विश्व तक पहुंचाने का भी काम किया। राजस्थान हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल और यहाँ तक के दक्षिण भारत के राज्यों में भी इसी प्रकार लोक भाषाओं, लोक बोलियों और उपबोलियों में उपलब्ध होने वाले लोक साहित्य को हम वहाँ की कथाओं में, किस्सा गोई में, गीतों में, संस्कार गीतों में, तीज त्योहारों में, चलचित्रों में, राग रागिनियों में, नृत्य कथाओं में, मुहावरे लोकोक्तियों में, नौटंकियों में, नाट्य प्रस्तुतियों में और कहावतों, पहेलियों के संकलनों में, कोश ग्रंथों में, पत्र पत्रिकाओं में, उनके विशेष अवसर पर प्रकाशित किए गए विशेषांकों में और तमाम अभिनंदन ग्रंथों में, लेखों में, रेडियो वार्ताओं में, लोक नाटकों में, दूरदर्शन द्वारा प्रदर्शित तमाम तरह की गतिविधियों में, इस तरह से हम लोक साहित्य का एक प्रतिबिंब, एक चित्रण देख पाते हैं। उसके प्रचार प्रसार और विकास संवर्धन में ये सब समर्पित दिखाई देते हैं। इन बोलियों, उपबोलियों या भाषाओं में उपलब्ध लोक साहित्य के अंतर्गत बहुत से रीति रिवाज, तीज त्योहार, संस्कार, पर्व उत्सव, टोने टोटके, विश्वास अंधविश्वास, खान पान, आभूषण, वेशभूषा, रीति रिवाज, परंपराएं, मूल्य, पर्यावरण, पुराकथाएं, पुरा आख्यान, राग रागनियाँ, नृत्य, ग्रामीण देवताओं की जानकारी, मेले, पारिवारिक और गृहस्थ जीवन, कुल देव आदि की जानकारी, बचपन, युवा अवस्था, बुढ़ापा और इन सब के साथ साथ भक्ति, प्रेम, नीति, मूल्य, चित्रकला, संगीत कला, ऐसे भी बहुत से पक्ष, बहुत से अनुशासन, बहुत से क्षेत्र हैं जिनको लोक साहित्य ने, लोक साहित्यकारों ने, सर्जकों ने उकेरा है, हमारे सामने प्रस्तुत किया है। लोक साहित्य इस दृष्टि से लोक संस्कृति का अभिन्न अंग है। इसे लोक जीवन की सहज, स्वाभाविक, अकृत्रिम, नैसर्गिक अभिव्यक्ति कहा जा सकता है। इन रचनाकारों ने जो कुछ देखा, जिस रूप में देखा, उसे उसी रूप में अभिव्यक्ति प्रदान की। इन्होंने लोक की भावनाओं का, लोक के विश्वासों का मान सम्मान किया और बहुत से नैतिक कथन, नैतिक उपदेश इस साहित्य के माध्यम से समाज के सामने प्रस्तुत भी किए। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि लोक साहित्य की अपनी एक दुनिया, अपना एक संसार, अपना एक लोक है और वह भारतीय लोक संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है, उसका अंग है। आभिजात्य साहित्य की एक परंपरा और लोक साहित्य की एक दूसरी परंपरा, ये दोनों परंपराएं समानांतर पर आमने सामने अग्रसर होती रहीं, समृद्ध होती रहीं। इनमें जीवन के सुदीर्घ अनुभव अभिव्यक्ति पाते रहे और आभिजात्य साहित्य यहीं से, इन्हीं स्रोतों से अपनी शक्ति का संग्रह और संचय करता रहा। इसलिए मित्रों, लोक साहित्य के ज्ञान का संबंध व्यावहारिक जीवन से माना जाता है, न कि औपचारिक
किताबी शिक्षा से माना जाता है। यह लोक जीवन की प्रेरक और हृदयस्पर्शी घटनाओं, संवेदनाओं का सामान्य या गेय रूप में प्रकाशक बनता है। इस तरह हम देख सकते हैं कि लोक साहित्य और लोक संस्कृति, इनका अंतर संबंध असंदिग्ध है, सुदृढ़ है, बहुत अटूट रिश्ता दोनों में विद्यमान है। मित्रों, इस विषय को यहीं विराम देते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।